बिहार का बाजीगर कौन, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आज से बिहार की वोटिंग और नतीजे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 चरणों में 6 नवंबर 11 नवंबर को वोटिंग होगी और फिर 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। 14 नवंबर को चाचा नेहरू का जन्मदिन है और उसी दिन बिहार की सियासत में चाचा यानी नीतीश कुमार और भतीजा यानी तेजस्वी यादव के बीच की सियासी लड़ाई का परिणाम आएगा। अब की बार के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दावा किया कि 17 नए जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी शुरुआत हो रही है बिहार में। उन्होंने बताया कि आगे पूरे देश में हम अलग अलग, जैसे एसआईआर है, इसमें एसआईआर है और 1950 वोटर हेल्पलाइन शामिल है। 1950 वो वोटर हेल्पलाइन है जिस पर आप सीधा कॉल करके अगर आपकी वोटिंग से जुड़ी कोई समस्या आ रही है आपके इलाके में तो आप कॉल कर सकते हैं। तो ये वोटिंग से जुड़े ऐसे कार्यक्रम हैं या इनिशिएटिव्स हैं जिनकी शुरुआत हुई है बिहार से, ऐसा ज्ञानेश कुमार सीसी ने कहा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने शुद्ध मतदाता सूची की बात की, कहा कि बिहार का चुनाव मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है। चुनाव आयोग अब की बार सबसे अच्छा चुनाव कराने की तैयारी का दावा कर रहा है। तो इधर एनडीए और महागठबंधन की तैयारी कैसी है, ये लाख टके का सवाल। अभी दोनों खेमों में सीट बंटवारे का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चर्चा दोनों तरफ तेज हो रही है। वोटिंग के पहले चरण में मतदान की नामांकन के लिए आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है, यानी सिर्फ 11 दिन बचे हैं। वोटिंग के दूसरे चरण में नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है, यानी सिर्फ 14 दिन बचे हैं। क्या अभी भी दोनों ही गठबंधनों में सीट बंटवारा का फंसा हुआ है, इसको लेकर चर्चा बहुत तेज है। क्या मुख्यमंत्री पद पर तेजस्वी यादव आरजेडी की दावेदारी को कांग्रेस खुलकर समर्थन देगी? क्या नीतीश के 20 साल पर जनता मुहर लगाएगी या तेजस्वी का 20 महीने का दावा उस पर भारी पड़ेगा? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक जेडीयू समर्थक के तौर पर जुड़ गए हैं। अनवर पाशा प्रवक्ता आरजेडी के, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार, पवन गर्ग महासचिव जनसुराज के, आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। सूरज मंडल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि चेयरमैन है एक्सेस माई इंडिया के, और वो आंकड़े किस तरह से देखते हैं, क्या बताते हैं, कौन सा मुद्दा उनकी नजर में सबसे हावी रहता है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के चुनाव आयोग मानता है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है। बिहार की चुनाव तारीखों का ऐलान करने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के शब्द यही थे। इसी से तय हो गया कि अब की बार का बिहार चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं बल्कि चुनाव आयोग के लिए भी अग्निपथ है। चुनाव आयोग के वोटर परीक्षण पर मचे हंगामे के बाद घोषित हो रहे चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को बिहार के चुनाव का नतीजा आएगा। बिहार के लोगों ने भी 6 नवंबर यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। 14 नवंबर को परिणाम ही घोषित नहीं होंगे बल्कि बिहार की जनता फिर से एनडीए का भारी बहुमत से सरकार बनाने का ऐतिहासिक फैसला करेगी। मुझे तो सबसे बड़ा चैलेंज नीतीश बाबू के लिए ये लग रहा है कि क्या नीतीश बाबू आगे मुख्यमंत्री रहेंगे, क्या नीतीश बाबू एनडीए का मेन चेहरा रहेंगे। चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के बाद अब असल सवाल एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में सीटों के बंटवारे का रह गया है। एनडीए खेमे में रविवार को बीजेपी बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की एनडीए के नेताओं से मुलाकात हुई है। इस बीच चिराग पासवान की पार्टी ने ज्यादा सीटों का दबाव बना दिया है। जब भी 2020 में इतनी सीटें दी जा रही थी तो राहें हमारी अलग हो गई थी। 22 सीटें जी, इतनी सीटों पर हमने अकेले चुनाव लड़ा था, तो मुझे नहीं लगता कि इस अंक में कोई बात बनने वाली है। पहले हमने 43 पर लड़ा गठबंधन में, उसके बाद अकेले लड़े थे 137 पर लड़े, तो आंकड़े इसी बीच में कहीं होने चाहिए। हालांकि एनडीए के अन्य घटक दल एलजेपी-आर की तरह खुलकर सीटों पर बात नहीं कर रहे और आम सहमति होने का दावा कर रहे हैं। संख्याओं में जनता दल और एनडीए गठबंधन के नेताओं में के बीच सामंजस्य बनेगा और किसी को कोई निराश नहीं होंगे। कहीं कोई पेच नहीं है अभी। सही कहिए तो ऑफिशियली शुरुआत एक बातचीत से हुई है और जब स्टार्ट होगा 2 से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर हम लोग कर लेंगे।
इस बीच महागठबंधन ने भी सीटों के बंटवारे पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की है। एक एक बिंदुवार तरीके से एक एक सीट पर एक एक साथियों के क्रॉस सीटिंग पर सभी चर्चाएं चली। बहुत सा चीज का हम लोगों ने आज निष्पादन कर दिया। महागठबंधन में भले अभी सीएम पद के चेहरे का पेच फंसा हुआ हो, लेकिन सीटों को लेकर हुई बातचीत के बाद वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन की ओर से खुद के लिए उप मुख्यमंत्री की सीट पक्का होने का दावा जरूर किया है। सब हो चुका है। अनाउंसमेंट कब तक होगा सर? मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों हम कर देंगे। ठीक है, डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद अब अगले कुछ दिनों में सीटों का बंटवारा जरूर हो जाएगा, लेकिन एक ओर निरंतरता तो दूसरी ओर बदलाव का दाव है। आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। श्री तेजस्वी जी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए संकल्पित है। बिहार का ये चुनाव राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का लिटमस टेस्ट है। उधर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए जैसी रोजगार योजनाओं और पटना मेट्रो जैसी सौगातों के बाद एनडीए पूरी तरह मैदान में डटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरू कर रहे हैं और सत्यप्रकाश जी इधर है, अनवर पाशा साहब हमारे साथ जुड़ गए आरजेडी की तरफ से। क्या समझ में आ रहा है? उससे पहले जो खबर आ रही है जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि अब सीट शेयरिंग को लेकर आज तक के पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है जो हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। आज इधर सीटों का ऐलान, तारीखों का ऐलान हो चुका है। सीट बंटवारा सुलझाने की कोशिश महागठबंधन में हो रही है। जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक तेजस्वी अलग अलग गठबंधन नेताओं से मिल रहे हैं, यानी पहले बैठक करने के बाद लवरू राजेश राम के साथ तेजस्वी संपर्क में है और उनकी कोशिश है कि तमाम जो अलग अलग नेता हैं उनके साथ चर्चा की जाए। 56-58 सीटें लड़ सकती है कांग्रेस पार्टी, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है इस वक्त की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगर सीट को लेकर आज तारीखों का ऐलान हुआ है और अब 1 महीना का टाइम है, मतलब अब तो करो या मरो की स्थिति हर पार्टी के लिए होनी चाहिए। ऐसे ही एनडीए का भी आपको बता दें, इधर वीआईपी को 18 से 20 सीट देने पर चर्चा हो रही है, क्योंकि मुकेश सहनी आपने सुना ही रिपोर्ट में, वो कह रहे हैं या तो हमको सीटें दें और उप मुख्यमंत्री के लिए वो कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे और उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो उप मुख्यमंत्री पद का भी दावा उन्होंने ठोक दिया है। और आपको बता देते हैं कांग्रेस पार्टी पिछले बार साल 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी थी, 19 सीटें जीती थी, 27% स्ट्राइक रेट था। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 144 सीटों पर लड़ी थी, 75 सीटें आई थी, 52% उनका स्ट्राइक रेट था। भारतीय जनता पार्टी रही, 110 सीटों पर लड़ी थी, 74 सीटें जीती थी, 67% उनका स्ट्राइक रेट, और जेडीयू का सिर्फ 37%, क्योंकि वो 115 ज्यादा सीटों पर लड़ते हुए भी 43 पर। और इस बार जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही है कि 102 सीटों पर दोनों लड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। ये अभी संभावित ही कहा जा सकता है, माफ कीजिएगा 105 सीट पर ये एलजेपीआर, ये संभावित है। ये अभी सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला नहीं निकला है, लेकिन हमारे रिपोर्टर के हवाले से ये जानकारी है कि 105 पर लड़ सकते हैं। एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी को 22 सीटें और हम जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 और कुशवाहा साहब की पार्टी को 4 सीटें दी जा सकती है लड़ने के लिए। इस पर मुहर लगाइएगा, ये जो नंबर आ रहा है। गौरव भाटिया जी, डेट्स अनाउंस हो गए हैं, कैसी तैयारी है? पवन वर्मा जी भी हमारे साथ, महासचिव जन सुराज के जुड़ गए। पवन जी आपके पास भी आऊंगी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। गौरव जी देखिए, सबसे पहले अंजना जी मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र का पर्व है और पिछले 3 महीने से किस तरह से महागठबंधन ने अपना समय नष्ट किया, निर्वाचन आयोग को चोर बोलना, वोट चोर गद्दी छोड़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहना। अब रिपोर्ट कार्ड लिखेगी और जनता लिखेगी, और जनता ये जानती है कि एक तरफ नीतीश कुमार जी सुशासन का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ एक दाग है जो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पे चिपका हुआ है। वो दाग क्या है? जंगल राज का। अगर आप जंगल राज कह दें जो जनता बोलती है लालू जी के लिए और आरजेडी के लिए, तो वो एकदम से भनक जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं आरजेडी के लोग। दूसरा, भ्रष्टाचार का 5 बार दोषित है लालू प्रसाद यादव, बेल पर बाहर है हेल्थ ग्राउंड्स पे, और हम देख रहे हैं ईडी का मामला भी चल रहा है, जमीन दो नौकरी लो वाला। तीसरा, वंशवाद। देखिए, नीतीश जी
के पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गद्दी कोई अपने पुत्र को नहीं दी। लेकिन हम सब जानते हैं लालू प्रसाद यादव जब जेल गए तो उनको कोई भी व्यक्ति यादव परिवार के बाहर का नहीं मिला कि मुख्यमंत्री बनाए, राबड़ी देवी ही मिली। और हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रख रहे हैं। जो विकास हमने करा है, महिला सशक्तिकरण, नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ ही दिनों पहले 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए मिलेंगे। आज नीतीश कुमार जी ने भी पटना में मेट्रो का उद्घाटन किया। ये सब दिखाता है कि हम विकास की बात कर रहे हैं। डेट का अनाउंसमेंट हो रहा है। अगर ये ऑपोजिशन करता तो आप लोग कितने सवाल पूछते गौरव जी? बिल्कुल ऐसा आज डेट्स अनाउंस हो रही है, आज मेट्रो का उद्घाटन। अंजना जी, ये किसको पता होता है, आप मुझे बताइए। ये तो मैं समझता हूं बहुत सकारात्मक है कि किसी को ये नहीं पता कि डेट का अनाउंसमेंट कब होगा, और उसके बाद अनाउंसमेंट होता है। फिर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अनाउंसमेंट होता है, फिर डेट आती है। अब कोई भी वायलेशन नहीं हो सकता, यही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है। आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी है, और क्या ये सच नहीं है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जब यात्रा चल रही थी तो आप लोग बहुत आक्रामक थे वोट वाले मुद्दे पे, लेकिन अब जब तेजस्वी यादव निकले यात्रा पर तो वो जनता से जुड़े मुद्दों को ज्यादा उठा रहे हैं, वोट चोरी पर नहीं बोल रहे? अंजना जी, हम लोग शुरू से आक्रामक रहे हैं। 20 वर्षों से एक ऐसी नाकारा, निकम्मी, थकी हुई, हारी हुई सरकार को जनता झेल रही है बिहार में। उससे जनता को निजात दिलाने के लिए हमारे नेता लगातार जनता के बीच हैं, लगातार वो रैलियां कर रहे हैं, लगातार संवाद और संपर्क का जो प्रोग्राम है उनका, हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, आपने देखा होगा कि लगातार वो काम चल रहा है। वोट चोरी का मामला एक हमला था भारत के संविधान पर, संवैधानिक अधिकार पर जनता के, एक बहुत बड़ा हमला था। इलेक्शन पर्व होता है, कोई इसमें दो राय नहीं, बेशक एक पर्व है, जनता का पर्व है, उत्सव है, डेमोक्रेसी का पर्व है, जनता चुनती है सरकार को। लेकिन अगर आप, ये सरकार पहली ऐसी सरकार है भाजपा की, जेडीयू की, जो चाहती है कि जनता इस पर्व में वंचित रहे अपने उस अधिकार को एक्सरसाइज करने से, उसके इस्तेमाल करने से, और अपनी पसंद की सरकार चुनने से जनता को वंचित करने का जो षड्यंत्र था उसके खिलाफ हमने निकाला था वो पूरा का पूरा यात्रा। लेकिन हमारी जो पूरी जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो रोजगार हमारा मुद्दा है, पलायन हमारा मुद्दा है, शिक्षा हमारा मुद्दा है, जो गरीबी है बिहार में वो हमारा मुद्दा है। जो जिस तरह से इंडस्ट्रीज बिहार में लगने चाहिए थे 20 वर्षों में, एक इंडस्ट्री नहीं लगी, एक यूनिवर्सिटी नहीं खुली, एक कॉलेज नहीं खुला, शिक्षा का स्तर जो खराब है, क्राइम का जो रेट है, अपराध का जो रेट है इस समय इतना हाई है कि जाहिर है कि जनता त्राहित है। उससे निजात दिलाने के लिए एक सिर्फ जो अभी हमारे गौरव जी ने जो बात की, भ्रष्टाचार की बात आपको शोभा नहीं देती है गौरव जी। अभी आपने देखा एक हफ्ते में क्या हुआ बिहार में, किस किस तरह की घोटाले की बातें आई है सामने। शर्म आनी चाहिए, पूरी सरकार को माफी मांगनी चाहिए बिहार से, पूरी सरकार की कैबिनेट को रिजाइन करना चाहिए, एक एक कैबिनेट का मिनिस्टर, एक लीडर जो आपका है। मैं ही अपनी बात रखूंगा, क्या मोरालिटी है? कुछ चीजें कहना चाहूंगा। इस तरह की स्थिति में पे बात होनी चाहिए। इसके बाद जनता की आंख में धूप झोलना चाहते हैं, धूप झोलना चाहते हैं। आपने बोला, मैंने सुना, जल्दी लॉ एंड ऑर्डर पे इन्होंने कहा, इनके समय में 2004 का आंकड़ा एनसीआरबी का, मर्डर के 4000 मामले थे, ये कम हो के 2930 2022 का मैं लाया हूं। लूटपाट की 2986 घटनाएं होती थी, 2282। तब आप लोग साथ थे ना इनके? मैंने देख के ही लाया हूं मैं, आप बिल्कुल। तो मैं जो बता रहा हूं, बस आपको एक बात कह सकता हूं, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। क्या लालू प्रसाद यादव बेल पे बाहर नहीं है? क्या 5 बार दोषसिद्ध नहीं है? क्या ईडी का समन नहीं आया है? सह परिवार कार्ड आता है, ईडी के पास आ जाइए। सीबीआई आपके हाथ में है, ईडी आपके हाथ में है, जुडिशरी का न्यायालय किसके हाथ में है? आप किसी के नहीं ना। न्यायालय ने किसने जेल भेजा? अब आप बोलेंगे नहीं, एक सवाल पूछ रहा हूं, लालू प्रसाद यादव कौन सा कोर्ट गए? मैं आपको बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, सीबीआई ने सुनेंगे, गलत सीबीआई की दशा तो न्यायालय कौन चला रहा है? आप जजेस पे आरोप लगा रहे हैं, ये तो बहुत ही आपत्तिजनक है। दोषसिद्ध 5 बार हुआ, आप न्यायालय पे आरोप लगा रहे हैं, ये मैं समझता हूं तर्कसंगत बात नहीं है, ये आपत्तिजनक है। किसने उनको दोषसिद्ध किया? किसने कहा कि वो सजा याफ्ता होंगे? बताइए। सत्यप्रकाश जी, रिपोर्ट कार्ड के साथ जाइए, काम कुछ गिनाइए, वरना खाली उनसे डरा के कब तक आप चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा। हमारा रिपोर्ट कार्ड पे ही 4 बार से कांग्रेस वाले बड़े चिंतित हैं, कह रहे नीतीश बाबू को सीएम ज्यादा बनने नहीं देंगे। बताते हैं, 2005 में जब नीतीश कुमार बने और 2010 के विधानसभा चुनाव में मैं घूम रहा था, नीतीश कुमार जब कहते थे कि आपके गांव की सड़क बन गया, तो दोनों हाथ खड़ा करके लोग कहते थे हाँ बन गया।
बोला अगला बार बिजली घर घर पहुंचा देंगे। गांधी मैदान में कहा नहीं तो वोट मांगने नहीं आएंगे, बिजली पहुंचाई। 2015 का चुनाव जीता। 2020 का चुनाव थोड़ा सा गड़बड़ हुआ लेकिन जीता उन्होंने, क्योंकि विकास दर है। जब महिलाओं को, युवाओं को, छात्रों को, बच्चियों को बिहार में गांव गांव, शहर शहर में अगर सुशासन स्थापित किया और उनको सशक्त बनाया तो उनके नेता नीतीश कुमार बने। आज आरजेडी को भी 2 बच्ची को भेजना पड़ता है प्रवक्ता बना के। पहले महिला नहीं थी आरजेडी में। कभी लोहिया जी ने भगवतिया देवी को बनाया था विधायक, वो बाद में सांसद जरूर बनी। और परिवार में 2 ही महिला मिली लोकसभा लड़ाने के लिए, बाहर में कोई दिया नहीं किसी महिला को टिकट। तो महिलाओं से इनका लेना देना नहीं। अब करे तो शर्म नहीं आता भ्रष्टाचार पे। अरे चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब मरिए। न्यायालय ने सजा मुकर्रर किया है। जो बताते नहीं कोई लालू यादव जी को फंसा दिया। 74 के होनहार आंदोलन से निकले जयप्रकाश के नेतृत्व में। कर्पूरी जी जब गुजर गए थे ना जी, तो उन्होंने, पार्टी ने तय किया कि लालू जी विपक्ष के नेता होंगे। एमएलसी थे उस समय। कर्पूरी जी ने रामनाथ ठाकुर जी को नहीं बना दिया था अपने बच्चे को, और इन्होंने बीवी को बना दिया। राबड़ी देवी के भरोसे बिहार छोड़ दिया। उस बिहार विषम परिस्थिति में, चौधरी पे बात कीजिए। विषम परिस्थिति में मैं, अरे रुक जाइए यार, आपके सवालों का जवाब देने नहीं आया हूं मैं। एंकर महोदय पूछ लेंगे सवाल। एंकर महोदय, अंजना जी बहुत देश की प्रख्यात पत्रकार हैं, वो पूछ लेंगे आपके। उनका सवाल वैलिड है। अरे हम पूछ लेंगे। भाषा साहब एक सेकंड, लेकिन उनका सवाल तो वैलिड है ना। आप आइए ना 25 पे आइए ना, अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए ना क्या क्या विषम किया। परिस्थितियों में एक उजड़े बिहार को, जाति नरसंहार वाले बिहार को, नक्सलवाद वाले बिहार को, गांव शहर सड़क नहीं था उस बिहार को नीतीश कुमार पवन वर्मा जी देश में आगे लाया। और पवन वर्मा जी हमारा गुण गाते थे। क्यों? हमारे पार्टी से राज्यसभा थे, प्रवक्ता थे। एक बात समझिए, नीतीश कुमार ने किस राज्य को आगे बढ़ाया जो बहुत पिछड़ा था, उसको आगे बढ़ाया। लेकिन फिर वो आपको छोड़ के अब सुनिए, वेस्ट बंगाल को, अगर गुजरात को और मुंबई को, उनके पास पोर्ट है, हमारे पास पोर्ट नहीं है। हमारा राज्य बढ़ गया, हमारे पास कारखाना नहीं बचा। अगर किसी को आर्थिक सर्वे पढ़ने आता है, बिहार आज भी अंजना जी 14.5% विकास दर से आगे बढ़ रहा है। उनको नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, जनता को समझ में आ रहा है। पवन वर्मा जी, प्रशांत किशोर एक न्यू पॉलिटिक्स वहां पर स्थापित करना चाहते हैं। कौन सी वो बातें हैं जिससे आपको आश्वस्त है? क्योंकि अभी तक बाय एंड लार्ज अगर आप देखिए तो ये 2 बड़े गुट और ये कुनबा ही एक तरह से डिसाइड करते रहे कि जनता किस तरफ जाएगी। पवन जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे क्या विनोद जी? उसी अंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया। अंजना जी, इसी कुनबे से तो बिहार थक गया है। वही चेहरे, वही गठबंधन, कभी एक के साथ, कभी दूसरे के साथ, कभी जेडीयू बीजेपी के साथ, कभी जदयू लालू जी के साथ, कभी लालू जी जदयू के साथ। कांग्रेस तो पुछलग्गू पार्टी है ही है। इस कुनबे से ही तो बिहार थक गया। और बिहार में असलियत यह है कि मूड बदल गया है। मूड बदलाव के लिए हो गया है। क्यों? क्योंकि एक ठोस विकल्प निकल के आया है जिसका नाम है जनसुराज, जिसके मुखिया है प्रशांत किशोर। अब आप जरा सा सोचिए अंजना जी, मान लीजिए कि इनकी बहुत सी उपलब्धियां हैं और मैं इनको उसके लिए मुबारकबाद देता हूं। 30 साल से तो यही सत्ता में है। यही बताएं हमें कि प्रगति के कुछ चिन्ह तो गिना सकते हैं, पर अभी 14 करोड़ में से लगभग 5 करोड़, 1/3 बिहार की जनता 100 रुपए दिन में नहीं कमा रही, एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही। ये तो सच्चाई है, ये तो इनके आंकड़े बताते हैं। 3% इन्हीं की रिपोर्ट के मुताबिक 3% दलित 12वीं पास है, 5% अति पिछड़ा 12वीं पास है, 7% मुसलमान 12वीं पास है। ये लोग कह रहे हैं कि साहब हमने तो बिहार में क्रांति ले आए। अब ठोस विकल्प की क्या हालत है? अभी इन पार्टियों में यह तय नहीं हुआ कि कौन कितनी सीट पे लड़ेगा। यहां हमने ऐलान कर दिया हम 243 सीट पे लड़ेंगे। हमारी पार्टी की सूची लिस्ट की सबसे पहले निकलेगी। हमारा संगठन मजबूत है। 1,30,00,000 तो पेड मेंबरशिप है बीजेपी की वेबसाइट पर। एक मिनट बात देखिए, मैं ठीक है पूरा कर लीजिएगा। एक काउंटर क्वेश्चन है सिर्फ, टोकना चाहती है तो मैं तो रुक जाता हूँ। नहीं, टोकने की बात नहीं है, आप ही से सवाल है अगला भी। और वो सवाल ये है कि ये जो आप उम्मीदवार सभी सीटों पर, क्योंकि ये बात सच है कि बाकी कोई भी अपने दम पर नहीं लड़ रहा है, जनसुराज अपने दम पर लड़ रही है, आप सभी 243 सीट्स पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें से कितने ऐसे होंगे जो या तो आपने बीजेपी के टिकट नहीं मिला, आरजेडी वाले को टिकट नहीं मिला, वो मतलब दूसरी पार्टी में जो रह चुके हैं, ऐसे कितने लोगों को ले रहे हैं? क्या कोई आंकड़ा है जो आप रफ बता सके पवन जी?
आप 9 तारीख को, मैं समझता हूं, जब हमारी लिस्ट सार्वजनिक होगी, आप खुद देख लीजिएगा कितने नए चेहरे आ रहे हैं, कितने लोग ऐसे आ रहे हैं जिन पर लोगों का विश्वास है। वो घिसे पिटे चेहरे, वही राजनीति के जो आप समझिए मीडिया मैन, मिडिल मैन है, वो नहीं होंगे, क्योंकि एक नई राजनीति की उम्मीद लेकर के प्रशांत किशोर आए। और मैं आपसे सिर्फ उस समय कह रहा था कि लोग समझते हैं कि ये ठोस विकल्प जो आया है वो हवा की बात है। इतना मजबूत संगठन है कि 1,30,00,000, मैं वही कह रहा था आपसे, वो तो पेड मेंबरशिप है। बीजेपी की आधिकारिक मेंबरशिप उनके वेबसाइट पे 70 लाख है। और मूड ऐसा है कि युवा से लेकर हर जाति, हर समुदाय, हर कौम से लोग ये कह रहे हैं कि हमें छुटकारा चाहिए, बिहार को मुक्ति चाहिए, बिहार को बदलाव चाहिए। 1,30,00,000 लोग बिहार के अलोन वेबसाइट पर चले जाइए, बिहार की आप वेबसाइट पर चले जाइए और खुद देख लीजिए। प्रदीप जी, इससे घबराना चाहिए? तो ये तो हमारी संगठन की हालत है। अच्छा, मैं खत्म कर लूं, बस 10 सेकंड खत्म कर लीजिए, 10 सेकंड लीजिए पवन जी। हाँ, सिर्फ ये गौरव जी मेरे मित्र अगर हंस रहे हैं तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनको अभी अंदाज नहीं है कि ये सैलाब कैसे आंधी बनेगा। अभी लहर भी दिख रहा है, कैसे आंधी बन करके आप चुनाव में देखेंगे होगा, क्योंकि ये लोग पार्टी अपने अपने संकीर्ण दायरे से बाहर देख ही नहीं सकती। बिहार में जमीन इनके पैर तले हट गई है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, चुनाव का इंतजार कीजिए। एक नया संदेश, जाति और धर्म से उठ के अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पलायन रोकने के लिए, और सबसे बड़ी बात अब जो आई है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए। ठीक है, मैं लौट रही लोग थक गए अंजना जी। हाँ। देखते हैं कि लोग थके भी हैं तो वोट देते हैं नहीं देते हैं, क्योंकि ये पवन जी हमेशा इसी पर चर्चा, बिहार की सारी चर्चा यही हो रही है। लेकिन प्रदीप जी के पास एक बार जा रही हूँ, उसके अभी सूरज मंडल जी भी बचे हुए हैं, विनोद जी भी बचे हुए हैं। हाँ, बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, प्रशांत किशोर इस बार इस चुनाव, बिहार के चुनाव में नया फिनोमिना है। हाँ। जो पिछले 20 साल के चुनाव में नहीं था। ठीक है। चुनाव पहले होता था कांग्रेस वर्सेस आरजेडी 1995 में हुआ, उसके बाद बीजेपी जेडीयू वर्सेस आरजेडी होता रहा चुनाव। महागठबंधन कांग्रेस भी कभी इधर लड़ती रही। प्रशांत किशोर जो है, मुझे लगता है जैसे 1995 के चुनाव में नीतीश कुमार आए और सिर्फ 7 सीटें जीती समता पार्टी ने। 2000 का चुनाव जब हुआ तो नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर के एक नया नारा दिया, और जो आरजेडी और लालू जी के राज से लोग उबे हुए थे, उन्होंने नीतीश कुमार को चुना और बीजेपी ने उनके साथ थी। वो एस्पिरेशनल वाला जो वोट है, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर उसको एड्रेस कर रहे हैं। कितना कर पा रहे हैं, जैसे मोदी जी ने 2014 में एड्रेस किया था, वो कितना कर पा रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन वो एक बड़ा सेक्शन जो एनडीए के साथ जाना नहीं चाहता, तेजस्वी के साथ जाना नहीं चाहता, एनडीए से अलग होना चाहता है, वो क्या प्रशांत अब ये इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि विनोद जी जब 5 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें से अगर आप 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, मुझे लगता है वहां पर बीजेपी जो एनडीए है उसकी सिर्फ 1 सीट थी और 4 सीटें, और वहां पर जब जनसुराज इस बार पहली बार उपचुनाव में लड़ा था, वो चारों की चारों सीटें एनडीए की हो गई। तो अब देखते हैं कि कैसे प्ले आउट होता है, इसलिए बोलना मुश्किल है। अब ये क्या प्रशांत किशोर उसको एड्रेस कर पा रहे हैं? प्रदीप जी 3 सवाल है आपसे, आप इस पे भी बोल लीजिएगा। 2010 में 6 चरणों में हुए थे, 15 में फिर 5 चरणों में हुआ, फिर 20 में 3 चरणों में हुआ, इस बार 2 चरणों में हो रहा है। ये क्या कहता है बिहार के बारे में, और कितना इसका असर होता है? अगर कम चरणों में होता है तो इससे सत्ताधारी को फायदा होता है, नहीं होता है? वैसे बिहार एक राज्य है जो आपको जबरदस्त चकमा देता है, हालांकि चकमा तो आपको लोकसभा चुनाव ने भी पिछली बार जबरदस्त दिया था, लेकिन बिहार आपको बहुत चकमा देता है सर। पर बिहार में ये भी इंटरेस्टिंग है कि आपने लोकसभा में सीट वाइज प्रिडिक्शन सही किया था कि कौन किस सीट पर जीतेगा, कौन सीट पर हारेगा, ये भी हमें याद है। पर वही है कि लोग जो अच्छा है उसको भूल जाते हैं अक्सर, इसलिए मैं आपकी अच्छाई भी बता रही हूँ। आप इसको कैसे देख रहे हैं? कई बार होता है लोग सुबह सुबह लड्डू खाने लगते हैं देखकर शुरुआती रुझान, और दोपहर होते होते मामला पलट जाता है भाई। अंजना जी, बिहार में आपने बिल्कुल सही कहा, 3 लोकसभा पिछले और 3 विधानसभा, एक में नहीं थे हम पहले वाले में, तो एक्सिस माई इंडिया ने 5 में से 4 में स्पॉट ऑन दिया है, और 2019 के 40 में से 39 सीट एनडीए को, और 2015 में लालू नीतीश गठबंधन को 183 सीटें सिर्फ एक्सिस माई इंडिया ने दिया था, बाकी सब लोग
बीजेपी जिता रहे थे। बहरहाल, अब आपका सवाल था चरणों से, मुझे नहीं लगता अंजना जी, चरणों का जहां तक सवाल है, पहले मेन है कानून व्यवस्था का, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन के पास रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं फोर्सेस को डिप्लॉय करने के, उसके चलते शुरुआत में जैसे आपने कहा 7, 5, फिर 3, अब 2, इस तरह से निचले क्रम में घटते जा रहा है। तो इससे मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई किसी के जीत या हार के ऊपर इन चरणों में कोई छुपा हुआ है, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी चुनाव आएंगे तो तीन ही बातें होंगी, वादे, दावे और इरादे। जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो तमाम तरह के दावे करेंगे, उन्होंने ये सब कुछ किया। जो चैलेंजर है वो कहेंगे, वादे करेंगे, और उसके मुताबिक जनता अपने इरादे बताएगी। अब मैं बस एक पवन जी की बात से थोड़ा सा, चूंकि मेरा गणित और आंकड़ों का मेरा लेना देना है, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ के करीब वेबसाइट के ऊपर उनके समर्थक जो है, उनको मेंबर्स है, वो पेड मेंबर्स हैं, वो है। तो मैं मानता हूं कि कम से कम 2.5 से 3 एक घर में 2.5 से 3 लोग होते हैं। और यदि ये मेंबर्स यूनिक हैं तो इसका मतलब हुआ 2.5 से 3 करोड़ वोट तो पवन जी की पार्टी को, प्रशांत किशोर की पार्टी को वैसे ही मिल गए। तो यदि 7 करोड़ में से करीब 60% के आसपास मतदान होगा और 2 करोड़ भी मिले तो फिर तो वैसे ही जीत गए, फिर तो कोई बचा ही नहीं, चुनाव की कोई महत्व ही नहीं रह गया। पीके ने तो मुझे भी लिख कर दिया है कि या तो 10 सीटें आएंगी या फुल नहीं, वो तो एक पूरा मेजॉरिटी। हाँ, मैंने वो पेपर रखा है रिजल्ट वाले दिन के लिए, आंकड़े की बातें रखी, जरूर देखिएगा अंजना जी उस दिन। कहने का मतलब ये है कि मेंबर्स और जो वोट पाते हैं राजनीतिक दल या पार्टियां, उसके बीच कितना बड़ा अंतर होता है, इस बार देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक छोटा सा सवाल और है, एक छोटा सवाल, चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए गए और जो उसके इर्द गिर्द पूरा एक यात्रा निकाली राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में, उसका असर दिखता है आपको? नहीं, देखिए, जहां तक चुनाव आयोग का तो उनका अपना काम है, वो करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जिस हिसाब से SIR हुआ है और जो आपने सवाल पूछा कि उसका असर पड़ता है, उसका असर शायद उनके ऊपर जरूर पड़ेगा, शायद उनके ऊपर जिनके नाम कटे हैं वो तो मायूस होंगे और उसका असर उन पे तो पक्का पड़ेगा, लेकिन जिनके मतदान मौजूद है और जो मतदान करेंगे, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई ऐसा परसेप्शन वाला। सूरज मंडल जी, आपके पास आते हुए कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं, मतलब अब ये सवाल इनको वैसे पाशा जी को पूछना चाहिए, लेकिन पब्लिकली वो भी क्या पूछेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ही वो नेता है जिन्होंने अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी RJD को पिछले बार चुनाव में बनाया। ऐसे में आप लोग क्यों नहीं खुल के उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत करते हैं? राहुल गांधी हर जगह यात्रा में कहते हैं कि तेजस्वी जी को CM बनाइए, तो अच्छा नहीं रहता? देखिए, ये प्रश्न उठाया जा रहा है बार बार। ये सभी लोगों ने देखा कि महागठबंधन की जो भी यात्रा थी वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में था बिहार में, और चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री की घोषणा होगी। लेकिन मैं कुछ सवाल, अभी बहुत मासूम ढंग से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव आयोग क्या करता है, बिल्कुल नहीं जानकारी थी। 10,000 रुपए 75 लाख लोगों के, महिलाओं के अकाउंट में चले गए। आज सवेरे जो है उन्होंने जो मेट्रो का उद्घाटन किया। देखिए, ये सारा जो डेटा, सारा जो डेट्स तय हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हो रहा है, और ये कोई बात नहीं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन सबसे इन्होंने NCRB की एक डेटा कोट किया कि क्राइम रेट, मैं आपको बता दूं, इनके पास पता नहीं कौन सा डेटा है उपलब्ध, मर्डर का जो सबसे अधिक संख्या है इस बार, वो राज्य है उत्तर प्रदेश, 2023 का जो डेटा है, और उसमें नंबर 2 जो है वो बिहार है। और अगर 24 का आंकड़ा देखेंगे बाद में, तो बिहार की पुलिस की जो रिपोर्टें हैं उस हिसाब से तो बिहार नंबर 1 सिर्फ मर्डर में रहेगा। और 70,000 करोड़ CAG का रिपोर्ट है, गबन हो चुका है, लेकिन इनको लगता है भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। इनके जो मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उस कफ सिरप बनाने के लिए दोषी हैं, जिस कफ सिरप के कारण आज मध्य प्रदेश में कई बच्चों की जान गई है, लेकिन उनको वो सजा याफ्ता है, लेकिन इनके यहाँ उसका कोई जिक्र नहीं है। और देखिए, जो 80,000 मुसलमान वोटर थे,
उनको भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पर बड़ी ही शातिराना तरीके से हटाए जाने के लिए आवेदन था, जिसको पकड़ा गया। तो इस तरह की बात ये तो कर रहे हैं कि वोट काट के, छांट के और किसी तरह से मैनिपुलेट करके हम चुनाव जीतेंगे, इस बार वो भूल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो सीटों का बंटवारा हुआ है, बहुत ही सुनियोजित और शिष्ट ढंग से इंडिया ने अपने सीटों को लगभग तय कर लिया है। ये जानकारी मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी दे दूं। कब तक लेकिन अनाउंसमेंट एनडीए होगा? में ये इसकी अनाउंसमेंट 2 दिन में हो जाएगी और एक एक जी। सीट पर ये चर्चा हो रही है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि एनडीए में अफरा तफरी का माहौल अभी भी है। अभी भी जो चिराग पासवान है वो दावा कर रहे हैं कि सभी सीटों पर लड़ेंगे। और उसके साथ ये हमारे जेडीयू के प्रवक्ता ने तो मिला दिया लोहिया जी को भगवतिया देवी से। लोहिया जी की मृत्यु 67 में हो चुकी थी और भगवतिया देवी बिहार विधानसभा के सदस्य 69 में बनी है। तो ये तो उनको कहां से ले आते हैं कि जिक्र पता नहीं, इनके अपने वो इंफॉर्मेशन होते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इस पूरे पहले गौरव जी जवाब दें, फिर सत्यप्रकाश जी उन्होंने आप पर जो टारगेट किया उसका जवाब आप दीजिएगा। ठीक है, जल्दी कंप्लीट कीजिए सर, एक लाइन में कंप्लीट करें। बस ये इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन स्वीप कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी ठीक है, स्वीप कर रहे हो। ये वैसे ही स्वीप कर रहे हैं जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, लोकसभा सब स्वीप करते हैं। लेकिन होता क्या, जनता इनको जो है स्वीप कर देती है, निकाल देती है। और कितने गलत तथ्य दिए जाते हैं, आज की चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, बार बार भ्रामक तरीके से कहा जाता है यूपी में मर्डर सबसे ज्यादा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? उसकी तुलना आप करेंगे किसी और प्रदेश से जिसकी जनसंख्या कम है। क्राइम रेट यूपी का देख लीजिए। डंके की चोट पे कहता हूं, सपा की सरकार से 30% की कमी आई है। जितने भी संगीन अपराध है, चाहे हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, छोड़ दीजिए। अभी पवन जी मेरे साथी हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। मेरी मुस्कुराहट पे बोले तो मैं इतना ही कहूंगा, उनको देखे से आ जाती है चेहरे पे रौनक। वो समझते हैं मैं तंज कर रहा हूं। मैं कोई तंज नहीं कर रहा पवन जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जन स्वराज पार्टी हो, AIMIM हो, हमारी जो वैचारिक राजनीति है वो अलग अलग है। लेकिन स्वागत करता हूं मैं उनका राजनीति में। आप मुद्दे उठाएंगे, हम उत्तर देंगे, यही लोकतंत्र है। मैं खंडन करूंगा तो उस राजनीति का जिसमें आपको AIMIM को B टीम बताया जाता है। हमारी ना हमें B टीम की जरूरत है, ना C टीम की जरूरत है। हम ही वो टीम है जो हमेशा जीतती है चुनाव। तीसरी बात, 20 साल पीछे नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ माह पहले की बात है, शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इसी बात को जनता देख रही है। जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज ऐसा होता है जहां शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगे और तेजस्वी यादव लगवाएं। दूसरी बात, तुष्टीकरण कैसा होता है? वक्फ का कानून अमेंडमेंट पारित होता है संसद से और आरजेडी के तेजस्वी यादव कहते हैं हम इसको कूड़ेदान में डाल देंगे। हम नहीं मानते। अगर आप लोकतंत्र में संविधान को नहीं मानते, पार्लियामेंट को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, यही तो जंगल राज होता है और इस पे आपत्ति है। तीसरी बात, आप कह रहे थे 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे को रिजल्ट आएगा, तो मैं इतना ही कहूंगा, चिल्ड्रंस डे पे भी उसी चाइल्ड को पुरस्कार मिलता है जो योग्य होता है, कार्य करता है। अगर निठल्ला होगा लल्ला तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। और हम सब जानते हैं ये वो है जो 9वीं फेल है, जिनके ऊपर 11-12 मुकदमे चल रहे हैं, जिन पे ईडी का मुकदमा चल रहा है। और अगर उपनाम हटा दो, अभी एक दिखा रहे थे पत्रकार ने सवाल पूछा बिहार की जनता से, उसने कहा कौन तेजस्वी यादव? उसने कहा लालू यादव का बेटा। कहता अरे ये तो बोलो कि लालू यादव का बेटा, वरना मैं कैसे जानूंगा? अंजना जी, अभी बात हो रही थी अंजना जी, मैं शेर का जवाब दे दूं, शेर का जवाब। अच्छा ठीक है, पवन जी एक शेर का जवाब दे रहे हैं, उसके बाद से पाशा साहब बोलेंगे। हाँ पवन, बस शेर बस शायरी चलेगी, उसके आगे नहीं सर। हाँ बस गौरव जी, आप शेर को ओरिजिनल फॉर्म में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि शायद आपका आक्षेप तब एनडीए पर मुझे आता है ओरिजिनल फॉर्म में भी, लेकिन वो यहाँ लागू नहीं होता क्योंकि ना आप बीमार है ना हम बीमार हैं। चलिए ना बिहार अब बीमार। मैं बताता हूँ कि क्यों, मैं बताता हूँ क्यों लागू होता है। आपने खुद ही शेर को पढ़ा पर गलत पढ़ा, तो मैं ठीक से नहीं, मैंने संशोधन करा। इतने समझदार आप हैं, ये मैं मानता हूं। मैंने शेर को गलत नहीं पढ़ा। उनको देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक,
वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बीमार तो आपकी एनडीए है सर। आप नीतीश कुमार पर आक्षेप क्यों कर रहे हैं? आप तो बिहार को बीमारू मानते थे। सक्षम लीडर अब थे। तो बिहार में विकास हो रहा है। अस्वस्थ बी से बीड़ी कौन कह रहा है? तो बी से बीड़ी हम कहते हैं, बी से बलिदान। आपको जो शेर पढ़ रहे हैं साहब, अब शेर से तो आपने सब खुलासा कर अभी गौरव भाटिया जी ने, जो भाजपा के हमारे जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बात की, हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हवाले से बात की, राबड़ी जी के हवाले से बात की, लालू जी के हवाले से बात की। इन्होंने ये बात भी की कि यूपी में क्राइम का रेट जो है उसके बारे में बता रहे थे। ये अपनी ही जो सरकार की संस्था है और नेशन है उसकी तरफ से दिए हुए आंकड़े को भी ये नहीं मानते। यूपी नंबर 1 पे है क्राइम में, हर क्राइम में। क्राइम का रेट होता है, आपको नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सुनिए, और चलिए आप राजनीति छोड़ेंगे या मैं? बोलिए, आप राजनीति छोड़ेंगे या मैं? अगर यूपी नंबर 1 है क्राइम रेट में, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे आप एब्सोल्यूट नंबर के बाद 22-23 करोड़ की जनसंख्या की तुलना आप 5 करोड़ से करेंगे क्या? आप लोग अच्छा ये स्तर है तो कुछ कह ही नहीं सकते। आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। मैंने आपको आंकड़े दिए बिहार के। आज चर्चा बिहार में, आपके पास बिहार पे कहने के लिए कुछ नहीं। कौन सा चीफ मिनिस्टर आप बताइए, शाहबुद्दीन जिंदाबाद क्या होगी? शाहबुद्दीन जिंदाबाद, क्राइम की क्या शाहबुद्दीन जिंदाबाद है। अरे भाई शाहबुद्दीन जिंदाबाद है। शर्म नहीं आती आप जिंदाबाद कीजिए। अरे ये हम क्यों करें? अरे हम कर्पूरी ठाकुर जी को जिंदाबाद कहते हैं, आप कहते हैं शाहबुद्दीन जिंदाबाद। यही फर्क है और जनता तय कर लेगी, कोई बात नहीं। जब जमानत जब्त होगी तेजस्वी यादव की तो आपको पता चलेगा। 150 का आंकड़ा पार करेंगे। मेट्रो भी शुरू हो गई, बाकी पुल बना, वंदे भारत आई, हवाई अड्डे बने, सड़कें बनी, गरीबों को लाभ मिला, महिला बहनों बेटियों को 10,000 रुपये मिले, ड्रोन दीदी हैं, किसानों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो बिहार का समग्र विकास स्थायी शांति के साथ, और दूसरी तरफ हैं लंबी लंबी बातें करने वाले, जिनके काम की याद दिलाएं तो याद आती है अपहरण, लूट, जंगल राज, खौफ, जहां विकास कभी मुद्दे में नहीं था। बिहार में लालू प्रसाद जी के राज में, आरजेडी के राज में क्या होता था सिवान में, क्या होता था पटना के डाकबंगला चौराहे पर, क्या होता था मुजफ्फरपुर में, ये सब लोग जानते हैं। लोगों को याद रखा है, लोगों ने याद रखा है। तो हमारा मुद्दा है विकास। नीतीश कुमार जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। भाजपा, जदयू, बाकी सहयोगी पार्टियां, अब तो सब साथ हैं। और इन सब के ऊपर बिहार की जनता नीतीश जी के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्यार करती है और सम्मान करती है। ये हम खुद देखते हैं। और मोदी जी ने जितना बिहार के लिए काम किया है, जनता को पूरा विश्वास है कि ये काम आगे विकास की महायात्रा नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के साथ ही होगी। इसलिए हम निर्णायक विजय प्राप्त करेंगे, एनडीए प्राप्त करेगा। एक बात आज मैं घोषणा कर देता हूं, बिहार विधानसभा के चुनाव में सबसे खराब फिसड्डी परफॉर्मेंस होगा राहुल गांधी और उनकी पार्टी का। ये नोट कर लें। उन्हें देश को समझते हैं ना, बिहार को भी समझते हैं। और जो उनके साथ खड़े हैं आरजेडी, उनका भी परफॉर्मेंस वही रहेगा। एनडीए को प्रामाणिक, निर्णायक, आशा से अधिक बहुत प्रभावी वोट मिलने वाला है। तो दोनों ही तरफ से जीत का दम भरा जा रहा है। रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि अब हमारी जीत होगी। सत्यप्रकाश जी, आपको दोनों नहीं, सूरज मंडल जी और पाशा साहब ने आप पर सीधा आरोप लगाया, उस पर जवाब दीजिए। है एक नीतीश कुमार की सोच का सिंबलिज्म देखिए, महिला सशक्तिकरण का। मान लीजिए वो कह रहे थे कि भगवतिया देवी राम मनोहर, उनकी जानकारी गलत है। कांग्रेस के लोग हैं ना, वो क्या जानेंगे भगवतिया देवी राम मनोहर लोहिया। 69 में वो विधायिका बनी, उपेंद्रनाथ वर्मा ने भगवतिया देवी जी को मिलवाया,
राम मनोहर लोहिया से पढ़िए इतिहास की किताब जाकर के, उसमें जाना नहीं चाहते। इनके लिए राबड़ी देवी है। उस जमाने में सोचिए, कर्पूरी ठाकुर जब नहीं रहे तो लालू जी को विपक्ष का नेता बनाए। हम उस सोच से निकले तो 20 साल बिहार की आम जनता का सेवा किया। ये किस सोच से निकले? तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, रोहिणी, साधु यादव, राबड़ी देवी, सब परिवारवादी पार्टी है। राहुल गांधी की वही हालत है। देखिए बिहार की आप लिख के दीजिए कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। बिहार बिल्कुल नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं। मैं कार्यकारी अध्यक्ष को आपके इंटरव्यू कर रही थी, वो कह रहे थे ठाकुर जी हम लोग उनको पार्टी में लाएंगे। वो उनके निजी विचार थे, लेकिन उन्होंने कहा है स्पष्ट कहा है चौधरी के फैमिली कितने लोग हैं यार? कौन है अशोक चौधरी? लालू जी जेल जा रहे थे तो राबड़ी जी को बिठा चले गए। बाबूजी का बिहार था, बाबूजी का बिहार था। राबड़ी देवी कभी थी पार्टी में, जनता दल में? राबड़ी देवी राजद की मेंबर थी क्या? सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। फालतू बात मत करिए। अशोक चौधरी 20 सालों में जो हम लोगों ने आम लोगों का विकास किया है वो राजद के परिवारवाद विकास के बहुत विपरीत है, विषम परिस्थितियों में किया है। और विकास दर बार मैं इसका जिक्र इसलिए करता हूं किया होता क्योंकि रेवड़ी बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। रेवड़ी नहीं बांट रहे, उनका हक दे रहे हैं। इलेक्शन के एक दिन पहले रेवड़ी बांटने जा रहे हैं। हक प्रदान किया है। चुनाव के ऐलान के एक दिन पहले रेवड़ी बांट रहे हैं। सबल बनाया। ये हताशा नहीं तो और क्या है? खाते में भी 20 वर्षों तक कहां थे? 20 वर्षों तक कहां थे? प्रदीप जी, युवा बेरोजगार क्यों हैं? प्रदीप जी इसका जवाब दीजिए। देखिए इसको जनता किस तरह से देखती है, जनता किस तरह से देखती है? एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, एक सेकंड। जनता कैसे देखती है ये चुनाव के एन पहले, एक सेकंड, अरे भाई गुरुदेव, चुनाव के एन पहले जो ये 10,000 हम दे रहे हैं 1 करोड़ लाभार्थियों को, फिर 25 लाख को और दिया गया है, 10,000 महिलाओं को, या ये जो एक आज मेट्रो, मतलब आज चुनाव अनाउंस हो रहा है मेट्रो का उद्घाटन, इसको जनता कैसे देखती है? देखिए जनता का जहां तक सवाल है, जनता तो ये देखती है कि उनके पाले में क्या आ रहा है, क्या लाभ मिल रहा है, एक वो, और दूसरा विश्वसनीयता किसकी है कि जिसको वोट किया जाए तो क्या वो उनकी अपेक्षाओं उम्मीदों के ऊपर खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। जनता केवल और केवल इस हिसाब से देखती है, दोनों तीनों पार्टियों को सामने रख के आकलन करके, क्योंकि मेरी बात मानिए 90% से ज्यादा, बिहार की बात कर रहा हूँ, 90% से ज्यादा जनसंख्या का जो जीवन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार के ऊपर निर्भर करता है, सरकार की सुविधाओं व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। अभी तो बहुत चर्चाएं होंगी, चुनाव करीब आए हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।